हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको सीटेट के उर्दू पेपर की तैयारी कराऊंगा। ये 2021 का पेपर है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन है, लफ्ज़ तजुर्बे का जमा क्या होगा? तो उर्दू में कायदा है, किसी भी चीज़ की जमा बनाने के लिए उस लफ्ज़ के आखिर में वाव नून या अलिफ ता बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए, वाव नून तो चारों ऑप्शन में नहीं है। तरजीहात, तजुर्बात, तजज़ियात, अमलियात नहीं है, लेकिन अलिफ ता है। तो अलिफ ता है तो देखना है अब हमें तजुर्बा कहाँ लिखा है। तजुर्बा ऑप्शन नंबर 2 में है और उसमें आखिर में अलिफ और ता लगा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कायदे के मुताबिक, क्योंकि जमे का कायदा ये है कि आखिर में अलिफ और ता लगाकर किसी भी लफ्ज़ की जमा बनाते हैं। तो तजुर्बा से तजुर्बात, तो इसका ऑप्शन दूसरा होगा। पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। तरजीहात, इसका मफ़हूम अलग है। तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। तजज़ियात, इसका मीनिंग होता है एनालिसिस करना। अमलियात, ये भी नहीं हो सकता, इसका मीनिंग अलग है। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से दर्ज झेल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है? इस्लाह यानी किसी को सुधारना। बच्चा अगर क्लास में गलती करे तो उसकी इस्लाह किस तरह से कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है, बोलते वक्त ही आमोज़गार की इस्लाह होनी चाहिए। तो बोलते वक्त ही अगर आमोज़गार की इस्लाह होगी तो फ़ौरन वो हेजिटेट होगा, वो परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको बोलते रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है, इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोज़गार गलती को ना दोहराए। ये ऑप्शन यहाँ तक ठीक था। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए, लेकिन ये आगे इन्होंने शर्त लगाई ताकि कोई आमोज़गार गलती को ना दोहराए। तो दर्जाए जमात में या कमराए जमात में गलतियाँ तो होंगी और गलती करने से ही स्टूडेंट सीखा करते हैं। तो इस तरह से किसी की इस्लाह करना कि वो दोबारा से कमराए जमात में या क्लास रूम में गलती को ना दोहराए, तो ये तरीक़ा बेहतर नहीं है। तो पहला तरीक़ा भी बेहतर नहीं है, दूसरा तरीक़ा भी बेहतर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, आमोज़गार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। इस्लाह स्कूल में या क्लास में इस्लाह के लिए ही बच्चे आते हैं। अब रहा चौथा ऑप्शन है, उस्ताद गलती का तजज़िया करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं और दोबारा पढ़ाकर आमोज़गार को उन हिस्सों की मज़ीद वजाहत करते हैं। पहला ऑप्शन था, बोलते वक्त ही आमोज़गार की इस्लाह होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन है कि जब कोई बच्चा क्लास रूम में गलती करता है तो मुअल्लिम उस गलती का तजज़िया करता है कि उसने गलती क्यों की और किस वजह से की। दूसरा, फिर उसका पैटर्न मालूम करता है कि कहाँ गलती हो रही है। फिर जब ये 2 चीज़ें मालूम कर लेता है, फिर उसको दोबारा पढ़ाता है और पूरे सबक की मज़ीद वजाहत करता है। ये सबसे बढ़िया तरीक़ा है। मान लो कोई उसूल याद करना है या कोई सबक पढ़ा रहे हैं आप, तो आप सबक पढ़ा रहे हैं कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सबका चहचहाना। तो ये कोई इसका तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं कर पा रहा है। तो पहले हमें देखना है बच्चा गलती कहाँ कर रहा है। तो पहले उसका तजज़िया करेंगे, फिर पैटर्न मालूम करेंगे, फिर उसको दोबारा पढ़ाएँगे सबक को और बार-बार पढ़ाएँगे ताकि बच्चे की इस्लाह सही तरीके से हो जाए। फ़ौरन उसको टोकना नहीं है और ऐसा भी नहीं डाँटना कि ये सोच के इस्लाह नहीं करनी कि दोबारा गलती दोहराए, और ये भी नहीं कि बच्चों को डाँटना ही नहीं है, बल्कि पहले उसकी गलती को देखना है, गलती किस वजह से कर रहा है और कहाँ कर रहा है, फिर उसको दोबारा पढ़ाकर आमोज़गार की उन हिस्सों की मज़ीद वजाहत करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा।
نیکسٹ کوشچن ہے سمعی لسانیت. سمعی لسانیت یعنی آڈیو لنگوالزم کا زیادہ تر انحصار ڈیش پر ہوتا ہے. تو آڈیو لنگوالزم کیا ہے، سمعی لسانیت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، سمعی لسانیت بولتے ہیں کسی بھی دوسری زبان سکھانے کے لیے اس زبان کی بار بار مشق کرانا. مثال کے طور پر ہمیں انگریزی سیکھنا ہے یا ہمیں عربی سیکھنا ہے تو ہم انگریزی سے سمجھتے ہیں. انگریزی زیادہ تر آج کل لوگ سیکھ رہے ہیں تو اسپیکنگ کلاس چل رہی ہیں. تو اسپیکنگ کلاس میں بچے کو ہر بات انگریزی سینٹینس میں بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، یا آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرنکنگ واٹر، یا دوسرے ورڈ جیسے کہ یہی پوچھا جاتا ہے واٹ از یور نیم. تو زبان تو سیکھ رہا ہے وہ دوسری. تو یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زبان کا ترجمہ کرنے کے لیے، ہدف زبان سے ترجمہ کرنے کے لیے، تو ترجمہ نہیں ہوتا آڈیو لنگوالزم کا مطلب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کی عادت ڈالنی ہے. تو واٹ از یور نیم یہ آپ کی عادت ڈلوانی ہے، وہ آپ کی زبان سے بار بار کہلواتے ہیں واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کو بار بار ایک ہی زبان، جو لفظ ہے، جو زبان ہے، اس زبان کے لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے. جیسے واٹ از یور نیم، ویئر ڈو یو لیو، سنڈے، منڈے، اس طرح سے. اب آپشن دیکھیے، سمعی لسانیت کا زیادہ تر انحصار اصل زندگی کے سیاق پر زبان کو لانے پر ہوتا ہے نہیں، عادت ڈالنے کے لیے مشق کرنے پر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی زبان کو بولنے کی عادت پڑ جائے. جیسے انگلش زبان کو بولنے کی عادت جبھی پڑے گی جب ہم انگلش زبان کے لفظ کو بار بار دہرائیں گے. تو یہ آڈیو لنگوالزم ہے. ہدف زبان کا استعمال اور مادری زبان سے اغماض برتنے، یہ نہیں ہے. ہدف زبان کا استعمال تو کر لیتا ہے انسان، ہدف زبان سے ترجمہ کرنے یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. آڈیو لنگوالزم کا مطلب ہے کہ کسی بھی زبان کی مشق کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے. تو اس کا آپشن 2 ٹھیک ہے. آپشن نمبر 2. اگلا سوال ہے، زبان کے استاد کے طور پر ہمیں طلباء کو لغت کا بہترین استعمال کرنے والا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ بچوں کو لغت یعنی ڈکشنری کا بہترین استعمال کرنا سکھانا ہے. تو اس کے لیے کون سی کوشش کرنی چاہیے؟ تو بیان کو معلوم کرنا، یہ بھی اچھی عادت ہے. اگر طلباء کو ڈکشنری کی عادت استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے تو وہ ڈکشنری دیکھ کر کسی بھی چیز کے بیان کو معلوم کر لے گا. سوال پورا یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون لغت کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ تو بیان کو معلوم کرنا ڈکشنری دیکھ کر، تو اس سے تو ڈکشنری کے استعمال یعنی لغت کے استعمال کو فروغ ملے گا. ٹھیک ہے. سیاق کے لیے موضوع معنی کا انتخاب، مان لو آپ کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں جیسے مندرجہ بالا یا مذکورہ بالا، تو آپ کو مندرجہ بالا اور مذکورہ بالا میں فرق نہیں پتہ ہے، تو آپ ڈکشنری کی طرف جائیں گے. تو سیاق کے لیے موضوع معنی کا انتخاب آپ وہاں سے کر لیں گے. آپ دیکھ لیں گے مندرجہ بالا کا مطلب ہوتا ہے نیچے لکھے ہوئے، اور مذکورہ بالا یعنی جو ذکر کیے گئے ہیں اوپر. تو اس کے سیاق کے موضوع معنی کا انتخاب آپ ڈکشنری سے دیکھ لیں گے. تو یہ بھی ڈکشنری کے استعمال کے فروغ دے رہا ہے. تیسرا ہے لفظ کے ہجے کا طریقہ. کسی بھی لفظ کا اوریجن ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اصل لفظ کیا ہے، اس کے ہجے بھی اس میں دیے ہوتے ہیں. اچھا، اب رہا چوتھا آپشن، تو ہر نئے لفظ کے لیے استاد سے رجوع. اگر آپ کو استاد کے پاس ہی جانا ہے تو پھر ڈکشنری کا استعمال کرنے سے کیا فائدہ؟ تو ڈکشنری کا استعمال کرنے کی عادت ڈالنا اسی وجہ سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے بار بار اپنے استاد کے پاس نہ جائیں، بلکہ کوئی بھی نئے لفظ آئے تو اس کو ڈکشنری میں دیکھیں. تو یہ چوتھا آپشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ڈکشنری کے استعمال کے فروغ دینے میں، کیونکہ ہر نئے لفظ کے لیے اگر استاد سے رجوع کریں گے تو پھر ڈکشنری نہیں دیکھیں گے. تو یہ چوتھا آپشن اس کا
चौथा ऑप्शन इसका सही नहीं है, यानी यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुस्तनद समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? मुस्तनद यानी ऑथेंटिक समाअत, यानी सुनना, कोई न्यूज़। ऑथेंटिक समाअत की सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? तो अगर कोई तेज़ तेज़ आवाज़ से झूठ बोल रहा है तो क्या वो ऑथेंटिक होता है? तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। आवाज़ बुलंद पढ़ना ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, कहानी सुनाना, तो कहानी तो नॉन फिक्शन होती है, उसमें झूठ और माफ़ाकुल फित्रिया नासिर यानी कुछ भी बता देते हैं, जैसे परियों को उड़ना, हवा में चलना, ये सारी चीज़ें होती हैं कहानी में, तो ये भी मुस्तनद समाअत नहीं है। चौथा ऑप्शन है गाना गाना, तो ये भी गाना गाना तो मुस्तनद नहीं हो सकता। तो रहा तीसरा ऑप्शन बचा, तो तीसरा ऑप्शन है रेडियो नशरियात, यानी ये वाला ऑप्शन रेडियो नशरियात। रेडियो नशरियात जो है ये ऑथेंटिक समाअत की फ़हरिस्त में आता है। ऐसे ही टीवी नशरियात भी ऑथेंटिक नशरियात की फ़हरिस्त में आते हैं। ज़बान के उस्ताद की हैसियत से हमें क़वाइद का डैश डैश इल्म होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ज़िमनी और गैर ज़िमनी, दूसरा ऑप्शन है वाज़ेह, तीसरा ज़िमनी और वाज़ेह, चौथा है वसी। ज़िमनी और गैर ज़िमनी ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। वाज़ेह यानी ज़िमनी क़वाइद का इल्म हो लेकिन वाज़ेह इल्म नहीं हो, तब भी आप सही तरीके से क़वाइद को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास क़वाइद का वसी इल्म है लेकिन ज़िमनी और वाज़ेह इल्म नहीं है, तो आप किसी भी क़वाइद को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो इसका सही ऑप्शन जो है 3 नंबर है, यानी ज़िमनी और वाज़ेह इल्म होना चाहिए। हर क़वाइद का ज़िमनी और वाज़ेह इल्म जब हमारे पास होगा तभी हम क़वाइद की अच्छी तरह से दर्स व तदरीस कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ़ ज़िमनी इल्म है तब भी हम सही तरीके से क़वाइद की तदरीस क़वाइद को नहीं पढ़ा सकते, या सिर्फ वाज़ेह इल्म है ज़िमनी इल्म नहीं है तब भी हम क़वाइद को सही तरीके से नहीं पढ़ा सकते। तो दोनों ज़िमनी और वाज़ेह दोनों इल्म होना ज़रूरी है, तभी हम क़वाइद को सही तरह से पढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है, तशख़ीसी जांच की कामयाबी मुनहसर होती है। तो तशख़ीसी जांच किसे कहते हैं? तशख़ीसी जांच बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट को। तो पर्सनालिटी टेस्ट किस लिए होता है? तो पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि बच्चा की पर्सनालिटी क्या है, किस तरह से बच्चा सीखना चाहता है, किस तरह की चीज़ों को बच्चा आसानी के साथ सीख जाता है, और कहाँ उसको परेशानी आती हैं, कहाँ उसको दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है तशख़ीसी टेस्ट, यानी पर्सनालिटी टेस्ट, इसको उर्दू में तशख़ीसी जांच बोलते हैं। तो अब ऑप्शन देख लीजिए। और ये किस काम में आता है? ये इसलिए आता है ताकि बच्चा इस टेस्ट को करने के बाद बच्चे की जो कमियां हैं और खूबियां हैं उसको पहचान लिया जाता है, फिर उसी के मुताबिक उसकी तालीम और ताल्लुम का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है कि तशख़ीसी जांच की कामयाबी मुनहसर होती है, कि तशख़ीसी जांच की आपने, फिर उसकी कामयाबी किस चीज़ में मुनहसर है, यानी कैसे उसकी कामयाबी का पता चलेगा। तो तदरीस और आमोज़िश के वक्त और वक्फ़े पर, सिर्फ खाली पढ़ाना और सीखने के वक्त और वक्फ़े पर मुनहसर नहीं है, ठीक है। क़वाइद के उसूलों पर, ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि वो क़वाइद के उसूल सीख जाए, नहीं। तशख़ीसी तदरीस और मवाद पर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ खाली जो स्पेशल कैटेगरी का पढ़ने वाला है और सिर्फ खाली जो उसका मवाद है यानी कंटेंट है उसकी जांच के लिए टेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं। बल्कि आमोज़शी खला के सबब को निशानज़द करने पर, जो आमोज़शी खला है यानी क्लास रूम में बैठ के एक बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है तो उसके सबब को निशानज़द करने पर मुनहसर है। इसकी कामयाबी तभी मानी जाती है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्लास में इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जो कमियां हैं, आमोज़शी खला है उसके अंदर, यानी सीखने में जो कमियां आ रही हैं उसके सबब को पहचान लिया जाए, तभी पर्सनालिटी टेस्ट की जो है कामयाबी इसी बात पर मुनहसर है। तो इसका ऑप्शन 4 ठीक होगा। क्वेश्चन ये था, तशख़ीसी जांच की कामयाबी, यानी तशख़ीसी जांच की कामयाबी मुनहसर होती है आमोज़शी खला के सबब को निशानज़द करने पर।
اگلا کوشچن ہے، ایک بچہ زبان کے کلاس روم میں اپنی پہلی زبان سیکھنے کے دوران اکثر پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ بچہ جب اسکول آتا ہے تو صرف ایک زبان جانتا ہے اور وہ ہے اس کی مادری زبان، اور اسکول میں آتا ہے تو اسکول کی زبان الگ ہوتی ہے، تو اس کو اسکول کی زبان سیکھنے میں یا کوئی دوسری لینگویج جیسے ہندی یا انگلش یا اردو سیکھنے میں اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ 4 بتائی ہیں، تو اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے کون سی صحیح وجہ ہے۔ پہلا آپشن ہے، اسکول میں اپنی زبان کی آموزش دلچسپ نہیں ہے، غلط ہے۔ آموزش تو اچھی طریقے سے بلکہ بہت اچھی دلچسپ طریقے سے کرائی جاتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہے اس کی وجہ۔ گھر کی زبان کے مقابلے اسکول کی زبان زیادہ روایتی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا آپشن دیکھتے ہیں، بچہ وہ زبان جانتا ہے اور اسی زبان کو سیکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا تو ہے نہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بچہ جب اسکول میں آتا ہے تو صرف اپنی ایک زبان جانتا ہے، وہی مادری زبان، اور کوئی سی دوسری زبان کو نہیں جانتا ہے، تو یہ بالکل غلط آپشن دیا تیسرا۔ چوتھا ہے، اسکول میں ان کے لیے زبان کی آموزش مشکل ہے۔ اسکول میں زبان سیکھنا یا کوئی دوسرا علم سیکھنا، ریاضی، میتھ، انگریزی یا دوسرے سائنس سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں کہنا ہے کہ اسکول میں زبان سیکھنا، زبان کی آموزش یعنی سیکھنا مشکل ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب رہا آپشن نمبر 2، یعنی گھر کی زبان کے مقابلے اسکول کی زبان زیادہ روایتی ہوتی ہے، فارمل لینگویج ہوتی ہے۔ گھر کی جو لینگویج ہے وہ انفارمل ہے، تو فارمل لینگویج انفارمل لینگویج جب آپس میں ہم ایک ساتھ بولتے ہیں تو تھوڑا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ صحیح طریقے سے اس چیز میں ڈھل جاتا ہے۔ تو شروعات میں بچہ جب زبان کے کلاس روم میں پہلی زبان سیکھنے کے دوران جو پریشانی کا سامنا کرتا ہے، اس کی وجہ